गुड मॉर्निंग सेवंथ बी। जो आपका लास्ट टाइम हमने आपको रीडिंग करवाई थी वो था आपका टॉपिक क्या था, सिखों के बारे में। ठीक है, हमने आपको सिखों के बारे में बताया था कि सिख कौन थे और आज़ादी हासिल करना क्या था इनके लिए, ये सब हमने आपको टॉपिक पढ़ाए थे। तो आज जो आपका टॉपिक है वो होने जा रहा है मराठा। ठीक है, आज जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक हो जाएगा मराठा। जो पीरियड नंबर है आपकी 17 है। आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, और इसका नाम क्या था, 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का उदय, यही था। ठीक है, चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे क्या था, सिखों के बारे में हमने उस दिन पढ़ाया था। सिख क्या थे, उन्होंने अपनी नई मतलब नया जो भी धर्म स्थापित किया वो क्या था। तो आज हम पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में। मराठा एक नए अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक क्या थे ये, कुणबी मराठों की सेना का मुख्य आधार बन गए थे। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए अन्य इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासन काल में पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। मराठा राज्य की राजधानी क्या लिख सकते हो, मराठा राज्य की राजधानी क्या था, मराठा राज्य की राजधानी तो आप लिख सकते हो क्या था, तो इसे लिखेंगे पुणे। पुणे या जिसे पूना कहा जाता है। ठीक है, पुणे। ठीक, उसके बाद में शिवाजी का जो जन्म काल है वो है 1627 से 1680। देशमुख कौन थे, शक्तिशाली योद्धा परिवार। ठीक है, देशमुख कौन होते हैं, आप लिख सकते हो देशमुख। देशमुख कौन होते थे, शक्तिशाली योद्धा परिवार। शक्तिशाली योद्धा परिवार थे जो देशमुख कहलाते थे। इसके बाद में कुणबी कौन थे, इनके बारे में आप लिखते रहोगे। कुणबी हमने आपको भी बताया, कुणबी कौन होते थे, ये होते थे अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक। ठीक है, जो मराठों की सेना का आधार थे, ये सेना का निर्माण कर रहे थे उन्होंने। फिर पेशवा कौन होता था, तो पेशवा होता था प्रधानमंत्री। पेशवा ये कौन होता था, प्रधानमंत्री। और कहाँ प्रधानमंत्री होता था, मराठा राज्य में, मराठों के राज्य में, मराठों के राज्य में इनको क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। आजकल हम प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं, वैसी तरह से पेशवाओं की देखरेख में मराठों की एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता क्या यह रहस्य था कि वे मुगल के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोलते थे, और मुगल सेना ने ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 17वीं सदी के अंत दक्कन में शिवाजी ने एक नेतृत्व शक्तिशाली सेना का उदय शुरुआत की, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी जी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। इनके पिताजी और माताजी का नाम आप लिखोगे, क्या है, शिवाजी के माता पिता का नाम और जन्म आप खुद लिखेंगे अपनी बुक से पढ़ के। फिर दिया है अपनी माता और अभिभावक दादा कोदंड कोंडदेव
के मार्ग निर्देशन से शिवाजी के कम उम्र ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे में ने उन्हें मालवा पर पठारों को अविवादित मुखिया बना दिया, जिससे उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के लिए प्रायः गुरिल्ला युद्ध काल का प्रयोग करते थे। चौथे और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। ठीक है, किसने नींव रखी थी? मराठा राज्य की नींव रखी थी किसने? तो लिखेंगे शिवाजी ने। चौथ क्या होता है? जमींदारों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व को 25%। दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे। तो आप लिखेंगे चौथ। चौथ क्या होता है? ये सब पॉइंट्स आपको निकलेंगे। फिर सरदेशमुखी क्या होता है? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। तो सरदेशमुखी क्या होता है? फिर बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। बालाजी को आप जानते हैं, पेशवा बाजीराव को आप जानते हो ना, उन्हीं के बारे में यहाँ बात करी गई है। 1720 से 1761 के बीच मराठा राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। उसने शनैः और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल राज्य के सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप पर अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। आपको बताया चौथ और सरदेशमुखी जो यहाँ पर दिए गए बोर्ड पे, वो उसको आपको लिखना है। यह एक कर होता है। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं देश से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक, तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। मराठा के विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए यह कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठा के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासकों के खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है, मराठा के बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, तो देखेंगे अगले पॉइंट में क्या है। अगला पॉइंट यहाँ पर आता है जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ करी। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दक्षिण के पश्चिम स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए। जाट पाए कहाँ जाते? जाट ज़्यादातर आपको दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में ही पाए जाते। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व सेना क्षेत्र में पानीपत, वल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूजनमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 मतलब 39 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहरी हिरशाह के पास 30,000 सैनिक थे। फिर उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इसके बलबूते वह मुगल से लड़ा। वहाँ जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली से बना था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। जाटों ने क्या बनवाया था? बाग महल। तो आप लिख सकते हो बाग महल क्या? बाग महल के बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में दिया है शाही वास्तुकला से जिन रूपों से पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, वह दीग की इमारत
उन्हें रूप के नमूने पर बनाई गई थी। 18वीं शताब्दी का दीघ का राजमहल समूह इसी छत पर मुख्य सभा भवन बंगला गुंबद पर गौर करें। देखो यहाँ पर आपके सामने चित्र में बना हुआ है। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठ पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, आधुनिक जो राजस्थान उसे भरतपुर, पहले क्या कहा जाता, भरतपुर जाट राज्य, संगठित कर सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ठीक है, इसके बाद में लास्ट आते हैं फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 से 1794 तक चली थी। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण ने अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी मतलब 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्गों के सामाजिक राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों को विशेषकर खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर होनी चाहिए। मतलब जन्म सिद्ध नहीं होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। फिर उसके बाद में दिया है कि फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बनी रहनी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों की भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलन प्रजाओं ने नागरिकों को बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार और ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जड़ें पकड़ी। ठीक है, आपको क्या करना है, भारत के बारे में जाट वाले चैप्टर से लिखना है। ठीक है।